हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, बिंदास होंगे, बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो देखिए, आज यह वर्ल्ड जियोग्राफी का जो चैप्टर है, तारों का निर्माण यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड है। जो हमारी जो सीरीज चल रही है वर्ल्ड जियोग्राफी की, उसमें यह नेक्स्ट पार्ट है। आप आकाशगंगा यानी मंदाकिनी, मिल्की वे सब पढ़ लिए होंगे। और जो हमारा गैलेक्सी यानी यूनिवर्स है और गैलेक्सी, इन सब के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। तो आज हम तारे के निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो अगर देखा जाए तारों के निर्माण ना, तो इसकी उत्पत्ति 5 से 6 अरब वर्ष मानी जाती है पूर्व। 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। तारों का जो निर्माण हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, इसकी जो उत्पत्ति है 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व है। अगर देखा जाए तो देखिए, जो हमारा तारों का निर्माण किसमें होता है, तो आपको पता होगा तारों का निर्माण निहारिका यानी नेबुला में होता है। तो देखिए, जो नेबुला होता है, जो हमारा जो गैलेक्सी होता है, आकाशगंगा में गैसों के झुंड पाए जाते हैं। गैसों के झुंड पाए जाते हैं, काफ़ी मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। जो कि गैसें किसकी होती है, तो हीलियम प्लस हाइड्रोजन की, हीलियम और हाइड्रोजन के गैसों के झुंड पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेबुला। इसको आप नेबुला बोलते हैं या निहारिका बोलते हैं। जो आकाशगंगा होती है, इसमें गैसों के झुंड पाए जाते हैं, जिसमें आपको हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जिसको हम नेबुला या निहारिका बोलते हैं। इसी में जो तारों का जो फॉर्मेशन होता है, इसी में होता है तारों का निर्माण इसी में होता है। जो नेबुला होता है, इसी में तारों का निर्माण होता है। तो ये देखिए होता कैसे, तो इसको हम बता देते हैं। जो तारों का निर्माण होता है, यह नेबुला में होता है। निहारिका में तकरीबन 5 से 6 अरब वर्ष बिफोर, यानी यहाँ से 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था तारों का निर्माण, जो कि नेबुला में होता है ना। अब हम बात करेंगे ग्रहों के निर्माण के बारे में। जो हमारा ग्रह है ना, उसका निर्माण देखते हैं कैसे। तो हमारा जो ये देखिए, ये आप समझ गए होंगे तारों का निर्माण मतलब कहाँ होता है। तो तारों का निर्माण होता है नेबुला में। 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ, आज से 5-6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। तो यह रहा। अब बात करते हैं ग्रहों के निर्माण के बारे में। देखिए, जो हमारे ग्रह का निर्माण कैसे होगा। ग्रहों का निर्माण देखिए कैसे हुआ। ग्रहों का निर्माण जो हमारा, तो आपको पता होगा गैसों के झुंड पाए जाते हैं। देखिए, जो निहारिका होती है, तारे निहारिका होती है। निहारिका में क्या होता है, गैसों के झुंड होते हैं। निहारिका में आपको गैसों के झुंड मिलेंगे ढेर सारे। और ये देखिए, जो गैसों के झुंड होते हैं ना, ये क्या करते हैं ना, गैसों के झुंड गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये जो झुंड होते हैं, निहारिका में गैसों के झुंड पाए जाते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण के कारण जो गैसों के झुंड होते हैं ना, ये आपस में मिलते रहते हैं ना। गैसों के झुंड आपस में मिलते रहते हैं, और मिलने के बाद यह क्या बनाते हैं, गैसों के झुंड आपस में मिलकर बनाते हैं, क्रोड का निर्माण करते हैं। अब देखिए, जो यह गैसों के जो बादल होते हैं ना, ये क्रोड के निर्माण यानी कि क्रोड के चारों तरफ गैसों के झुंड एक गोलाकार चपटी तस्तरी, क्रोड के चारों तरफ गोलाकार चपटी तस्तरी से क्या करते हैं ना, घूमने लगते हैं गोलाकार चपटी तस्तरी के रूप में। यह इसके चारों तरफ घूमने लगते हैं। फिर देखिए क्या होता है कि फिर इसके चारों तरफ ये जो घूमने वाले जो बादल होते हैं ना, घूमने वाला बादल मान लेते हैं, बादल या गैसों के झुंड होते हैं। ये भी बेसिकली ये भी गैसों के झुंड होते हैं जो घूमने लगते हैं। ये भी गैसों के झुंड ही होते हैं। गैसों के झुंड, अब देखिए ये क्या करेंगे, घूमेंगे ना। घूमने के बाद देखिए फिर इनका क्या संघनन होगा।
इनका संघनन होगा, संघनन होता है तो फिर देखिए क्या होता है कि ये जो छोटे छोटे गोले के रूप में परिवर्तन होते होने लगते हैं, यानी कि क्रोड के चारों तरफ। अब इसका हम उधर बना रहे डायग्राम, तो फिगर से समझाएंगे तब समझ जाएंगे। इसके चारों तरफ ना, चारों तरफ गोले 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 छोटे छोटे गोले के रूप में सब इकट्ठा हो जाएंगे ना। फिर ये जो इसको आप छोटे छोटे गोले मान लीजिए, छोटे 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 गोले के रूप में सब इकट्ठा हो जाते हैं इसके चारों तरफ, क्रोड के चारों तरफ ये जो गोले गोले रूप में इकट्ठा हो जाएंगे। फिर इसके बाद क्या होगा ना, यह गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण और इसके साथ ससंजन बल, ससंजन बल के कारण, ससंजन बल के कारण ये जो गोले गोले जो छोटे छोटे गोले जो जिसका संघनन हो जाता है, जो बादल या धूल के होते हैं ना, वो छोटे छोटे गोले में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर ससंजन बल के कारण आपस में मिल जाते हैं। मिलने के बाद एक ग्रहाणुओं का निर्माण करते हैं, ग्रहाणुओं का निर्माण करेंगे। यानी कि ये जो मिल गए ससंजन बल के कारण, आप लोग बारिश जब होता है ना, तो थोड़ा सा जब बारिश की पहली बूंदें गिरती तो आप लोग देखे होंगे कि जो मिट्टी होता है वह गोल टाइप तुरंत शेप पा लेता है ना। उसी तरह फिर उसको आप मिलाएंगे तो आप आपस में मिल जाएगी। इसको समझने के लिए आप शहद लीजिए ना, हनी जो होता है उसको, उसका एक बूंद अलग करिए, या पानी ले लीजिए, पानी का एक बूंद रखेंगे, फिर उसके साइड में अगर दूसरा बूंद लाएंगे तुरंत वो मिलकर आपस में मिल जाता है। उसी तरह भी हुआ था। तो यह जो ग्रहाणुओं का निर्माण हुआ, फिर इसमें संघट यानी कोलिजियन होता है। कोलिजियन के कारण यह क्या करता है ना, कोलिजियन मतलब टकराव होता है, फिर इसके कारण यह ग्रहों का निर्माण करते हैं। ये ग्रहों का निर्माण करते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है ना, यह तकरीबन 4.6 अरब वर्ष पहले जो हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ, इससे तकरीबन 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। समझ गए? इसको समझ गए। अब इधर हम फिगर से बता रहे हैं। मान लेते हैं ये हमारा नेबुला है, यह पूरा नेबुला है, ठीक है। यह पूरा गैसों के झुंड है। यह हमारा नेबुला गैसों के झुंड है। ये हमारा नेबुला। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आगे जो स्टेप चला ना, स्टेप यह चला कि जो गैसों के झुंड है, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, क्रोड का निर्माण कर लेंगे। क्रोड का निर्माण मतलब ये जो गैसों के झुंड हो गए आपस में मिलते जाएंगे, तो इसके बाद एक क्रोड का निर्माण कर लेंगे। तो मान लेते हैं यह पूरा, ये बन गया हमारा क्रोड, जिसको आप कोर भी बोलते हैं, क्रोड हो गए। अब देखिए जो इसके चारों तरफ जो बादल रहेंगे ना, इसके चारों तरफ जो बादल रहेंगे वे ऐसे तस्तरी की तरह चक्कर लगाएंगे। ये जो गैसों के झुंड बादल हैं, गैसों के बादल। अब देखिए जो आगे जो फॉर्मेशन जो स्टेप चलेगा वह आगे क्या होता है, ये जो गैसों के बादल होते हैं ना, ये ससंजन बल के कारण, ये जो होते हैं ससंजन बल के कारण क्या होता है ना कि देखिए एक चीज़, ये जो गैसों के बादल होते हैं ना, इनका संघनन होता है। संघनन मतलब आप समझ रहे हो, संघनन किसको बोलते हैं आप देखेंगे। जो तस्तरी, जब हम चावल वावल पकाते हैं या कोई भी चीज़ पकाते हैं तो जो भाप ऊपर जाती है, फिर उसके बाद जो तस्तरी होता है उससे लग कर जो पानी टपकता है उसको संघनन बोलते हैं। जो हमारी जो वर्षा होती है संघनन के कारण होती है। तो संघनन आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है, जो आप उसको समझ सकते हैं। जब हम खाना पकाते हैं तो जो ऊपर से टपकता है, जो प्लेट से नीचे पानी टपकता है, तो भाप क्या करता है, जल में परिवर्तन होता है, उसको संघनन बोलते हैं। तो यह संघनन के कारण क्या होगा, जो गैसों के बादल होंगे ना, छोटे छोटे गोलों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यह हमारा कोर हुआ। अब इसके ऊपर ये जो गैसों के बादल है ना, यह संघनन के कारण छोटे छोटे गोले के रूप में ऐसे ऐसे परिवर्तन हो जाएगा। ये देखिए संघनन के कारण ना ये सब परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपस में टकराव होगा, यानी कोलिजन के कारण ये क्या होता है कि ये दोनों सब कुछ आपस में मिल जाता है और टकराव होने के कारण, और इसके साथ ही जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, काम करेगा,
इसके बाद ये जो कोर के चारों तरफ चिपक जाते नहीं, चिपक गया था। तो ये मान लेते हैं ये हमारा कोर हुआ, तो इसके ये चारों तरफ आपको लग जाएंगे ऐसे, इसके चारों तरफ पूरा इसको कवर कर लेते हैं ना। इसको एक बना तो यह हो गया हमारा ग्रहाणु। ऐसे ही ढेर सारे बन जाएंगे, फिर सब मिलकर ना आगे मिलकर गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सब एक ही में मिल जाएंगे, जिससे हमारे ग्रह का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, कब हुआ। तो यह आज से 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। और कैसे हुआ, तो नेबुला जो गैसों का झुंड होता है, जिसमें मेन रूप से हमारी हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। यह क्रोड का निर्माण होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसके चारों तरफ जो गैसों के बादल होते हैं वे मूव करने लगते हैं, और जो मूव करने के बाद फिर जो गैसों के बादल इसके चारों तरफ मूव करते हैं उनका संघनन होता है। संघनन होने के बाद जो गैसों के बादल होते हैं ना, वे गोले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब बारिश होती है या कोई भी चीज़ या मिट्टी लेंगे, थोड़ा सा भी पानी का जब बूटा मारते हैं ना, तो गोला तुरंत बन जाता है। जो मिट्टी होती है वो गोले के रूप में बन जाती है। तो इसके बाद कोलिजियन होता है, उसके साथ गुरुत्वाकर्षण होता है, इसको संघटन बोलते हैं। तो आपस में क्या करेंगे, इससे मिलकर क्या बनाते हैं, ग्रहाणु बनाते हैं। और ये जो ग्रहाणु होते हैं ढेर सारे ना, गुरुत्वाकर्षण और टकराव के कारण फिर ग्रह का निर्माण करते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रहों का निर्माण। अब बात करते हैं तारों का निर्माण, देख लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे, बहुत छोटा सा, कोई बहुत बड़ा नहीं था। ग्रहों का निर्माण देखिए कैसे होता है। देखिए जो हमारे ग्रहों का निर्माण हो चुका है ना, अब चंद्रमा का निर्माण देखते हैं। देखिए जो हमारा चंद्रमा का निर्माण होता है वह आज से तकरीबन 4.44 अरब वर्ष पहले हुआ। चंद्रमा का निर्माण देखिए, यह समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम चंद्रमा का निर्माण देख लेते हैं। तो ग्रहों का निर्माण कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बात करते हैं हम चंद्रमा के निर्माण के बारे में, तो उसके बारे में समझते हैं क्या चीज़ है, कैसे चंद्रमा का हमारा निर्माण हुआ था। तो देखिए जो सर जॉर्ज डार्विन थे 1883 में, लिख देते हैं यहाँ पर, चंद्रमा का निर्माण। देखिए जो हमारे 1883 में यानी 1883 में एक थे सर जॉर्ज डार्विन। सर जॉर्ज डार्विन थे 1883 में। इनका यह मतलब इन्होंने यह कहा था कि जो हमारा चंद्रमा है ना, यह चंद्रमा जो है हमारे पृथ्वी का ही भाग था, और ये दोनों एक ही में थे। फिर यह पृथ्वी घूम रहे थे, घूमने के कारण जो हुआ कि घर्षण के कारण, मान लेते हैं पृथ्वी हमारा, यह हमारी पृथ्वी है, यह रोटेट कर रही है, आपको पता है पश्चिम से पूर्व रोटेट करती है। रोटेट करने के कारण फिर यह क्या हुआ, घर्षण के कारण ना इसका एक जो हिस्सा ने घर्षण के कारण ऐसे डंबल की तरह हो गया, ऐसे डंबल की तरह हो गया। फिर इसके कारण क्या हुआ कि फिर धीरे घर्षण के कारण यह जो डंबल के कारण यह डंबल आकृति का होगा, डंबल शेप होने के कारण ना यह जो चंद्रमा है, तो यहाँ से यह टूट गया, टूट कर दोनों अलग हो गए। तो यहाँ से यह छोटा सा और यह यहाँ से अलग हो गया, तो यह बन गया चंद्रमा, और यह हो गया हमारा अर्थ। यानी कि जो हमारे सर जॉर्ज डार्विन 1883 में यह कहे थे कि जो हमारा चंद्रमा या पृथ्वी का ही भाग है, यह रोटेट करने के कारण धीरे धीरे घर्षण हुआ, फ्रिक्शन के कारण। यह देखिए घर्षण या फ्रिक्शन या घर्षण के कारण जो हमारा डंबल शेप में हो गया, फिर धीरे धीरे यह यहाँ से टूट कर अलग हो गया। तो फिर यह अलग हो गया, तो फिर यह लगा इसका चक्कर लगाने, ये जो मून है लगा पृथ्वी का चक्कर लगाने, तो यह हमारा जो अर्थ और मून बन गया। लेकिन यह जो कुछ जो वैज्ञानिक इसको ऐसा नहीं मानते, मतलब इसको गलत मानते हैं जो हमारा, और एक और सिद्धांत जो हमारे वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं, तो ये एक कहते हैं कि जो हमारा पृथ्वी था, जो चंद्रमा पृथ्वी का ही भाग है, वो वे भी मानते हैं कि जो चंद्रमा हमारा पृथ्वी का भाग था। लेकिन जब सभी ग्रहों का निर्माण हुआ ना, तो उसके बाद मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना ज़्यादा वजन, यानी
शेप में 1 से 3 गुना भारी जो था वह पृथ्वी से टकराया। पृथ्वी से टकराने के कारण जो एक चंद्रमा का निर्माण हुआ, मतलब एक हिस्सा पृथ्वी का टूटकर बाहर हो गया, जिससे हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। और ये चंद्रमा, ये जो टूटा हुआ हिस्सा लगा जो पृथ्वी है उसका चक्कर लगाने, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि पृथ्वी का ही भाग है चंद्रमा। जब ग्रहों का निर्माण हो रहा था तो उस टाइम जो मंगल ग्रह उससे 1 से 3 गुना भारी एक, आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए एक ग्रह से 1 से 3 गुना भारी कोई उल्का अगर चंद्रमा से टकराया है ना, पदार्थ अगर पृथ्वी से टकराया, पृथ्वी से टूटकर चंद्रमा अलग हो गया, तो इससे चंद्रमा का निर्माण हुआ। और ये जो टूटा हुआ भाग था ये लगा पृथ्वी का चक्कर लगाने, यानी कि ये हमारा अर्थ मान लेते हैं। तो यह एक बड़ा सा, यानी कि यह बोले थे कि जो हमारा मंगल ग्रह मार्स है इसका 1 से 3 गुना ज़्यादा का, 1 से 3 गुना ज़्यादा इससे टकराया ना, इससे टकराया तो मान लेते हैं यहाँ से यह हिस्सा टूटकर अलग हो गया। अब यह लगा इसका चक्कर लगाने, यह टकराया, तो यह हो गया हमारा चंद्रमा, समझ गए होंगे। तो यह जो चंद्रमा का जो निर्माण होता है ना, यह आज से 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुआ, यानी जो हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ आज से 4.44 अरब वर्ष पूर्व हुआ। तो जो वैज्ञानिक थे वो बोले थे कि मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग हो गया और लगा यह पृथ्वी का चक्कर लगाने, तो वही चंद्रमा हो गया। अब बात हम करते हैं जो हमारा सौरमंडल है ना, सौरमंडल देखिए इसका जो जनक है, सौरमंडल का जो जनक उसको निहारिका को बोलते हैं, निहारिका यानी नेबुला को। और आपको पता होगा कि सौरमंडल हमारी जो आकाशगंगा है, दुग्ध मेखला, उसके एक छोटा सा भाग है उसका। इसको भी हम देख लेते हैं कि सौरमंडल है क्या चीज़। तो सौरमंडल, तो ये रहा हमारा टॉपिक अगला, सौरमंडल। सौरमंडल आपको किस गैलेक्सी में पाया जाता है? जो हमारा सौरमंडल है तो आपको मिल जाएगा मिल्की वे में, यानी दुग्ध मेखला। जो हमारा सौरमंडल आपको मिल जाएगा दुग्ध मेखला में, एक छोटा सा पार्ट है हमारी जो यह गैलेक्सी है। ये जो गैलेक्सी है दुग्ध मेखला, इसमें इसका पार्ट हमारा सौरमंडल। और बात करें हमारे सौरमंडल में है क्या चीज़, तो उसका हम थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं, सौरमंडल है क्या चीज़। तो सौरमंडल आपको पता होगा पहले तो 9 ग्रह थे, लेकिन 2006 में देखिए अगस्त 2006 में ना, अगस्त 2006 में ऐसा हुआ कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय जो वैज्ञानिक सम्मेलन होता है उसमें जो प्लूटो है या इसको ईएम, इसको 2006 में ना ग्रह से मुक्ति मिल जाती, मतलब इसको जो ग्रह का दर्जा होता है, यानी जो ग्रह के दर्जे से इसको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि यह रास्ता काट देता है। तो जो ग्रह उसका एक रूल होता है कि वह किसी का रास्ता नहीं काटेंगे, लेकिन ये काट देता है। इसलिए अगस्त 2006 में जो प्लूटो यानी ईएम था, इसको ग्रह का जो वर्गीकरण हुआ था जिसमें 9 ग्रह थे, तो उसमें से एक तो हटा दिए, तो उसके बाद टोटल नंबर आप जो ग्रह बचे वे 8 बचे। अब 8 में कौन कौन बचे, तो आपको पता होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। एक अब देखिए जो मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, ढेर सारे एस्टेरॉइड्स। यहाँ पर यह है एस्टेरॉइड्स, ढेर सारे एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। इसलिए इतने को जो अंदर ग्रह रह गए ना, इसको आप पार्थिव ग्रह बोलते हैं, या इसको आप
इसको आप जोवियन ग्रह भी बोलते हैं। ये देखिए पूरा हो गया जोवियन ग्रह हुआ, और उधर को जाएंगे आपके यानी कि जो एस्टेरॉइड्स के अंदर वाले जाएंगे उसको हम पार्थिवन ग्रह बोलते हैं। पार्थिवन ग्रह, और इसको जोवियन ग्रह, जोवियन का मतलब जो जुपिटर के समान हो, जुपिटर यानी बृहस्पति, ऐसा ग्रह जो जुपिटर के समान हो, इक्वल टू जुपिटर, और यह जो अर्थ के समान हो। जोवियन ग्रह बोलते हैं और इसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। पार्थिव ग्रह। देखिए इधर जो है ना, इधर जो है जितने भी ग्रह इधर है, मतलब ये एस्टेरॉइड्स के जो ग्रह इधर है ना, इसके बाहर वाले ग्रह, इस पे गैसों का झुंड पाए जाते हैं, इसके चारों तरफ गैसों के झुंड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के झुंड पाए जाते हैं। और देखिए इधर इसलिए नहीं पाए जाते ना, जो गैसों के झुंड तो इसलिए नहीं पाए जाते हैं, इसका जो रीजन है, पहला तो सौर पवन। सौर पवन के कारण जो इसके चारों तरफ जो गैसें थी ना, हाइड्रोजन और हीलियम थे, ये जो सौर पवन के कारण ना ये गैसें अपने लेकर चली गई, मतलब इन यहाँ तक जो गैसें थी, ये सौर पवन यहाँ पर आपका सूर्य हो जाता है। तो ये जो सूर्य था ना, यहाँ से जो पवनें आई, सौर पवन, जाहिर सी बात है कि सौर है, सूर्य है, तो जो पवनें होंगी गर्म होंगी, तो जहाँ तक जाएंगे तो वहाँ के पवनों को अपने साथ लेकर उड़ जाएंगे। तो यहाँ तक आपको कोई गैसों का झुंड नहीं पाया जाता है। बादल, मतलब इन गैसों के चारों तरफ आपको कोई बादल नहीं मिलेगा, लेकिन इधर जाएंगे तो आपको गैसों के बादल मिलते हैं। तो ये जो हमारा सौर पवन है, यहाँ तक नहीं आ पाए, मतलब बीच में एस्टेरॉइड्स था, इसलिए वह बस अंदर ही रह पाए, और इसके चारों तरफ जो गैसें थी तो वे गैसों को क्या किया कि लेकर उड़ गए। एक तो रीजन ये हुआ, और दूसरा रीजन यह हो सकता है, मतलब दूसरा रीजन यह होता है कि जो हमारे जो पार्थिव ग्रह हैं, इनके चारों तरफ जो गैसों का झुंड क्यों नहीं पाया जाता है। जैसे इसमें शनि को आप अगर इसका सैटर्न का अगर आप फिगर से बनाएंगे तो ऐसे करके इसके चारों तरफ ऐसे गैसों का झुंड पाया जाता है, ऐसे। ये वो हमारा शनि ग्रह, तो जो गैसों के झुंड होते हैं ये क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है कि देखिए ये जो शेप में है इनकी अपेक्षा क्या छोटे हैं ना, ये जो शेप में है इनकी अपेक्षा क्या होंगे, छोटे होंगे, तो जिससे इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कम होगा। इतने का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा ना, इनकी अपेक्षा जो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसकी अपेक्षा किसका ज़्यादा होगा, तो इसका ज़्यादा होगा। इनका जो फोर्स ज़्यादा होगा तो इसके जो चारों तरफ हवाएं थी वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको खींचे रहेंगे, अपनी तरफ खींचे रहेंगे, तो इसको उड़ने नहीं देंगे। लेकिन इधर के कम होने के कारण जो हवाएं हैं ना, इसके चारों तरफ जो बादल थे, जो गैसों के बादल थे, वो उड़ जाएंगे, मतलब इसको रोकने में नाकाम रहेगा। तो ये आप समझ गए होंगे, पार्थिव ग्रह, मंगल ग्रह जो एस्टेरॉइड्स के अंदर होते हैं उसको हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं, और इस साइड को हम जोवियन ग्रह बोलते हैं। इसको आप आंतरिक ग्रह, इसको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पृथ्वी, अब बात करेंगे पृथ्वी के बारे में, तो थोड़ा सा इधर देख लेते हैं एक बार। और आपको पता होगा कि जितने भी जो ये ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, यह पृथ्वी का चक्कर इलिप्टिकल शेप में लगाते हैं, मतलब इनका जो ऑर्बिट है वह इलिप्टिकल है। इलिप्टिकल का मतलब हुआ कि दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मतलब इसको भी हम बता देते हैं क्या चीज़ होता है, तो इसका हम डायग्राम बना देते हैं बाकायदे, आप समझ जाएंगे, वैसे आप पढ़े होंगे। तो ये देखिए, ये आप समझ गए, अगस्त 2006 में एक जिसमें प्लूटो यानी यम को ग्रह से मुक्ति मिल जाती है, मतलब इसको ग्रह का जो दर्जा था उसमें से निकाल दिया जाता है। तो ये देखिए हमारा हो गया सन, ये हुआ सूर्य। अब हम बना देते हैं इधर, ये छोटा सा हमारा हो गया बुध। इसके बगल में आपको मिल जाएगा ये शुक्र है, इसके बगल में आपको मिल जाएगा, इन दोनों को जुड़वा बहाने कहते हैं, शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह को जुड़वा बहाने कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों शेप में सेम है। और जो पृथ्वी को उसको हम नीला ग्रह बोलते हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह बोलते हैं। इधर बना लेते हैं हम, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बन गया सब।
हमको इसी बोर्ड में लाना सबको, तो थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा सा शेप को और सुधार देते हैं। ये हमारा हो गया शुक्र, ये हो गया हमारी पृथ्वी, ये हो गया हमारी पृथ्वी शुक्र बुध ना, बुध शुक्र पृथ्वी। इसके बाद आएगा अब यहाँ पर एस्ट्रॉयड्स, अभी मंगल आएगा, ये मान लेते हैं हमारा हो गया मंगल ग्रह। इधर हम मान लेते हैं ये हो गया हमारा बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। और इसका जो उपग्रह है वो भी सबसे बड़ा है, इस उपग्रह के बारे में हम बात करेंगे भी। बृहस्पति के बाद ये आपका हो जाएगा शनि, इसके चारों तरफ गैसों के झुंड पाए जाते हैं। शनि के बाद ये आपका हो जाएगा, ये हुआ शनि यानी सैटर्न हुआ, ये हुआ आपका अरुण, इधर मिल जाएगा आपका यम। ये दोनों इससे बहुत बड़े हैं ना, लेकिन थोड़ा सा फिगर है तो छोटा बड़ा है, इतना हम नापे नहीं, लेकिन ये जो इधर वाले हैं ना इससे बहुत बड़े हैं, तो इसमें हम एस्ट्रॉयड्स बना देते हैं बीच में। ये इनके बीच में एस्ट्रॉयड्स पाए जाते हैं। यही एस्ट्रॉयड्स कभी कभी क्या होता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर पृथ्वी की तरफ आए तो फिर पृथ्वी पर आते रहते हैं। देखिए ऐसा कभी कभी ये हो जाता है ना, यह मंगल ग्रह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसको खींचेगा, फिर कभी कभी यह सब रोटेट करते तो ये आगे चला जाता है, तो ये पृथ्वी बच जाता है। तो ये जो खींच लिया लेकिन ये आगे चला गया, तो जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं पृथ्वी की साइड आ जाते हैं। तो वही कभी कभी होता है कि हमारे पृथ्वी की साइड जो एस्ट्रॉयड्स आते रहते हैं। ये देखिए ये हुआ इलिप्टिकल शेप में इन सब का ऑर्बिट, ये सब अंदर ही रहेंगे, हम थोड़ा सा बाहर खींच दें, लेकिन इनका जो ये सब अंदर ही रहेंगे ये। लेकिन एक कंडीशन और है कि ये जो रास्ते हैं ऑर्बिट, ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं, इसमें तो काट दिया, लेकिन वे एक दूसरे को नहीं काटेंगे, लेकिन ये ऐसे चक्कर लगाते हैं ऐसे। तो इसमें आप समझ गए होंगे कि कैसे ये चक्कर लगाते हैं और क्या चीज़ है। ये हो गया ये अरुण, ये अरुण, ये वरुण हो जाएगा क्योंकि यम नहीं है हमारा, वरुण। ये आप समझ गए होंगे कैसे है। तो ये देखिए हो गया, हो जाएगा हमारा सन, ये सन हुआ, ये हुआ हमारा बुध, ये हुआ शुक्र, ये हुआ पृथ्वी, ये हुआ मंगल, बीच में एस्ट्रॉयड्स हैं ये सब। फिर इसके बाद इधर बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, अरुण और वरुण। तो यह हो गया टोटल हमारा सौरमंडल। आपको पता होगा जो सौरमंडल होता है वह कहाँ पर है, तो ये हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी इसमें पाया जाता है। तो यह रहा, इसको आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम सौरमंडल के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, पूरा सौरमंडल के बारे में, जो ग्रह उसका जो पूरा वेट से लेकर कितना ये रोटेट करता है, क्या चीज़, सब स्पेसिफिकेशन जो इसकी जो प्रॉपर्टी है सबको हम जानेंगे, जितने भी ग्रह हैं सबके बारे में। तो ये रहा, इस पर थोड़ा सा हम चर्चा कर लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।